हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपर्णा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदी ग्रामर। यानी ये आज का ये जो वीडियो होगा वो हिंदी ग्रामर पे होगा। तो हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जब हिंदी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि वर्णमाला क्या होता है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा वर्णमाला, स्वर के भेद, स्वर के अर्थ, स्वर की परिभाषा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम ध्वनि बोलते हैं और इसी ध्वनि को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को या अक्षरों के एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि अ, फिर आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, ऐसे आता है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पहले बड़ी ई कर देंगे फिर उसके बाद छोटी ई करेंगे। वर्ण क्या होते हैं कि एक व्यवस्थित क्रम में रखे जाते हैं और इन्हीं व्यवस्थित क्रम में जो एक समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो एक वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का एक दूसरा नाम भी है, इसे हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं। अक्षर यानी इसका अर्थ होता है अनासवान, यानी कि जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, इसे हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अतः वर्ण क्या होता है कि अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वर्ण जो है वो अखंड मूल ध्वनि का नाम अक्षर है। हिंदी भाषा में अगर आपसे ये पूछ ले कि हिंदी भाषा में वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ये याद रखना है कि वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। और अगर पूछ ले कि इसमें लिपि कौन सी है, तो इसमें जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। अगर इससे भी ज़्यादा आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि जो देवनागरी लिपि है वो किस लिपि से निकली है, तो ये ब्राह्मी लिपि से निकली है। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि वर्णमाला जो है वो कितने भागों में डिवाइड है। यानी कि वर्णमाला तो हम जान लिए कि वर्णमाला क्या था। अब ये देखेंगे कि वर्णमाला को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इसे दो भागों में बांटा गया है जो कि स्वर और व्यंजन। स्वरों की अगर कुल संख्या देखी जाए तो 11 होती है और व्यंजन की अगर कुल संख्या देखी जाए तो वो 33 होती है। अगर आपसे कभी ये पूछ लेता है कि प्राचीन काल में स्वरों की संख्या कितनी होती थी, तो जो प्राचीन काल में स्वरों की संख्या होती थी वो 14 होती थी। इसमें क्या होता था कि 3 और ऐड हो जाते थे, री, छोटी री, बड़ी री और एक री, जो कि अभी इसका प्रयोग यहाँ हिंदी में नहीं होता, ये संस्कृत में इसका यूज होता है। अ से लेके आह तक जो होता था वो प्राचीन काल में होते थे। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि प्राचीन काल में स्वरों की संख्या 14 होती थी। और अगर पूछता है कि परंपरागत स्तर पे स्वरों की संख्या कितनी होती थी, तो 13 होती थी। और अगर अब स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। तो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि स्वर क्या है। स्वर के बारे में जानेंगे। हिंदी के वे वर्ण जो स्वतंत्र रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। यानी कि जो बिना किसी की मदद की, बिना किसी के हेल्प के ही बोले जा सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं। जो किसी की मदद ही नहीं लेते। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रहते हैं वो स्वर स्वर कहलाते हैं। आपको याद होगा कि अब ये तो जान गए आप कि स्वर क्या होता है। अब हम स्वर के भेद जानेंगे, स्वर की मात्राएं जानेंगे। आपने पाणिनि जी के बारे में सुना होगा, संस्कृत में इनका नाम आता है। इन्होंने क्या किया था कि स्वर को 3 मात्राओं में डिवाइड किया था। पहला जो था वो ह्रस्व स्वर था, दूसरा दीर्घ स्वर था और तीसरा जो था वो प्लुत स्वर था। अब तक तो हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो यही पढ़ते आए हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। अब हम एक और स्वर को जानेंगे, प्लुत स्वर को, जो पाणिनि जी के अनुसार है। तो पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। जैसे एक व्यक्ति के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही ह्रस्व स्वर के भी क्या है, अलग अलग नाम हैं। आपने देखा ना, आजकल एक ही व्यक्ति के कई सारे नाम होते हैं जो आपको याद करना मुश्किल हो जाता है, कितने सारे नाम होते हैं। वैसे ही ह्रस्व स्वर के भी
कई सारे नाम हैं। ह्रस्व स्वर को आप मूल स्वर भी बोल सकते हैं, लघु स्वर भी बोल सकते हैं, एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब ये होता है कि छोटा होता है। मूल स्वर का मतलब ये होता है कि यहीं से स्वर की उत्पत्ति हुई है। लघु स्वर मतलब छोटे हैं ये। और एक मात्रिक स्वर का मतलब क्या होता है कि जिसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम समय लगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? तो इनकी जो संख्याएं होती हैं वो 4 होती हैं। अ, ई, छोटा मतलब अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री हो गया। पहले आपको ऐसे ही देखना है कि पहले छोटे भैया होते हैं, फिर बड़े भैया होते हैं। तो मतलब पहले अ हो गया, फिर छोटी ई हो गई, फिर छोटा ऊ हो गया, फिर री हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब बड़े भैया बड़े दीदी आएंगे। इसमें क्या होगा कि छोटे भैया छोटी दीदी हैं। अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री हो गया। वैसे ये दीर्घ स्वर, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर पूछता है कि कितनी संख्या है, तो 7 है। मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 3 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। और अगर संयुक्त स्वर पूछता है तो ए ओ और औ हो जाएगा, यानी कि जो दो लोगों की हेल्प से बनती हैं। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि ए है, ये क्या है कि ये अभी ए देखिए ना, तो ए किस किस की मदद से बना है? अ प्लस ई से। ओ किसकी मदद से बना है? तो अ और ऊ की मदद से बना है। ए किसकी मदद से बना है? तो अ और ए की मदद से बना है। और अगर आपसे पूछता है कि अ किसकी मदद से बना है? तो अ और ओ की मात्रा से बना है ये मिलके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्लूत स्वर। प्लूत स्वर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्लूत स्वर क्या होता है कि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। और यह स्वर जो है ये संस्कृत भाषा के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये हिंदी में आपको बहुत ही कम ही मिलेंगे देखने को, ये संस्कृत में ही मिलते हैं देखने को। इसमें क्या है कि जिसमें रोने, गाने या पुकारने, चिल्लाने में जो समय लगता है, वो जैसे आपने देखा होगा ना कि आप बुलाते हैं किसी को अशोक या फिर ओम बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अशोक बोला, सो में क्या हुआ? 3 मात्रा का समय लगा। ओम में क्या हुआ? ओम, ओ में क्या हुआ? 3 मात्रा का समय लगा। तो यानी कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? रोने में, गाने में, चिल्लाने में। अगर आपको कहीं भी स्वर के बाद 3 मात्रा का ऐसे 3 बना दिखे, जैसे ओम के बाद ऐसे यहाँ पे है ना, ओम के बाद यहाँ 3 देख रहे हैं बना हुआ, या फिर अशोक के बाद, यानी कि स्वर के बाद आपको कहीं 3 ऐसे देखने को मिले, तो आपको ये जान लेना है कि ये प्लूत स्वर के अंतर्गत आता है। अब रही बात अंग और अह की, तो इनकी बहुत दर्द भरी कहानी है। इनका क्या है कि ये स्वर थे पहले। अब इन ये क्या हुए कि ये व्यंजन के पास चले आए हेल्प लेने। और स्वरों में क्या था? स्वर जो थे वो किसी की मदद नहीं लेते थे। अब ये दोनों क्या किए कि ये निकल के आगे व्यंजन के पास। अब व्यंजन से इन्होंने हेल्प ले ली। अब ये जो अंग है, इन्होंने न की हेल्प ले ली, और जो अह है इसने ह की हेल्प ले ली। अब क्या हुआ कि अब फिर इन्होंने हेल्प तो ले ली, अब ये स्वर के पास गए, तो स्वर बोला कि अब तुम्हें हमने क्या बोला था कि किसी की मदद नहीं लेनी है, अब तुम जिसकी मदद लिए हो तुम उसी के पास जाओ। फिर ये बेचारे क्या किए कि ये व्यंजन के पास आए। अब व्यंजन क्या बोला कि भैया एक तो मैं मदद भी करूं और ऊपर से आप यहीं घर बना के रहोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब मैं आपको मदद भी करूं और आप यहीं पे रहो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि स्वर ने भी इनको नहीं रखा और व्यंजन ने भी नहीं रखा। फिर ये क्या किए कि ये स्वर और व्यंजन के बीच में अपना घर बनाए। उन्हें हम क्या बोले? अयोग वाह बोले। यानी कि स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी को हम क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। तो अंग और अह को हम अयोग वाह के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे आई थिंक आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जिह्वा के ऊंचाई के आधार पे इनका वर्गीकरण हुआ। जो मतलब स्वरों का वर्गीकरण, तो पहले फर्स्ट जो है वो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे इनको 4 भागों में बांटा गया। पहला जो था वो था संवृत, और दूसरा जो था अर्ध संवृत, तीसरा था अर्ध विवृत और चौथा था विवृत। तो हम पहले जानेंगे कि समृत क्या था। समृत जो था जिनके उच्चारण में मुंह, मतलब जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समृत स्वर बोलते हैं। इसमें हो गया छोटी ई, बड़ी ई, मतलब छोटी दीदी, बड़ी दीदी, छोटा ऊ, छोटे ताऊ, बड़े ताऊ। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि समृत में कौन कौन से आपके वो हो जाएंगे। तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर विवृत, विवृत स्वर का मतलब क्या है? जिनके उच्चारण में मुंह अधिक खुलता हो। जैसे कि आपका इसमें आ जाएगा आ,
तो आपको अगर कभी ये पूछे कि आ किस में आता है, तो ये विवृत स्वर में आता है। और समृद्ध स्वर में कौन से आते हैं, जिनका क्या होता है, उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। जैसे आप बोल रहे हैं ना, आप खुद बोल के देखिए, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई ऊ, तो क्या हुआ, मुंह क्या हुआ, थोड़ा कम खुलता है। और जिसके उच्चारण में मुंह अधिक खुलता है, जैसे आ, तो ये हो गया आपका विपरीत। अब हम अर्ध समृद्ध के बारे में जानेंगे। अर्ध समृद्ध में आपका हो जाएगा ए और ओ। और अगर यहीं पे हम देखें अर्ध विपरीत, तो अर्ध विपरीत में आपका हो जाएगा अ, ए और औ। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर जीवा के आधार पे देखेंगे। जीवा के आधार पे जो है, ये 3 भागों में बांटा गया, अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में हो जाएगा आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर के अंतर्गत आ जाएगा अ। और जो पश्च स्वर है उसमें हो जाएगा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ओठों की आकृति के आधार पे। तो ओठों की आकृति के आधार पे 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला जो था वो था गोलीय और दूसरा अगोलीय। गोलीय का मतलब होता है जिसमें क्या होते हैं, होठ आपके मतलब बोलते हैं आप तो वो गोली अवस्था में हो जाते हैं। आप जैसे बोल के देखिए, ऊ ओ, जैसे आप बोल रहे तो क्या हो, होठ क्या आपके ऐसे होठ से निकल रहे हैं ये आवाज़। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि गोलीय में आपके हो जाएंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ। और अगोलियों के अंतर्गत जो आते हैं वो होता है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। तो ये हो जाएगा आपका अगोलीय। और गोलीय में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्थान के आधार पे। स्थान के आधार पे कंठ। कंठ में हो जाएगा आपका, यानी कि जो कंठ की मदद से, जो गले की मदद से जो हम उच्चारण करते हैं, उसमें हो जाएगा आपका वो अ हो जाएगा, आ हो जाएगा और अह हो जाएगा। आप बोल के देखिए, आ, अह, ये क्या हो रहा है, ये गले से निकल रहा है, कंठ से। तो अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि आ और अह कहाँ से निकलता है, तो ये कंठ की मदद से हम बोलते हैं। तालव्य। तालव्य क्या होता है कि छोटी ई और बड़ी ई, यानी कि तालु के अगले भाग से जो निकलता है। आप ई बोल के देखिए, तालु से निकल रहा है ना, तो यही चीज़ है। तालव्य में आपका आ जाएगा छोटी ई, बड़ी ई, जो तालु के अगले भाग्य से हम बोलते हैं। मूर्धन्य, यानी कि मूर्धन्य में हो जाएगा तालु के पिछले भाग से। तालु के पिछले भाग से इसमें हो जाएगा, मूर्धन्य में री हो जाएगा। और ओष्ठ, यानी कि जो ओष्ठ की मदद से हम बोलते हैं, वो हो जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अनुनासिक। अनुनासिक में हो जाएगा आपका अंग। अंग जो होता है, तो हम अनुनासिक, यानी कि नाक के ऐसे बोल रहे हैं तो नाक से आवाज आ रहा है ना, अंग, तो यही चीज हो जाएगा आपका अनुनासिक। और जो कंठ और तालु की मदद से बोलते हैं, वो आपके हो जाएंगे ए और ए, जो कि आपके कंठ और तालु के हेल्प से बोले जाते हैं। फिर कंठोस्थ। कंठोस्थ मतलब होता है कंठ और ओष्ठ के मदद से। तो इसमें आपका आ जाएगा ओ और अ। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कंठ में हो जाएगा, कंठ की मदद से अ, आ और अह। तालु की मदद से छोटी ई, बड़ी ई। मूर्धन्य के जो मूर्धन्य है उससे री हो जाएगा। ओष्ठ की मदद से ऊ और बड़ा ऊ बोलते हैं हम। अनुनासिक में अंग हो जाएगा। और कंठ और तालु से जो बोले जाते हैं वो हो जाएंगे आपके ए और ए। और कंठ ओष्ठ की मदद से जो बोले जाते हैं वो ओ और औ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, और ये आज का लास्ट पॉइंट होगा। ओष्ठाकृति के आधार पे, यानी कि अगर आपसे ये कभी पूछ ले कि वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार रहते हैं, आपके इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, मतलब जिन स्वरों को आप उच्चारण कर रहे हैं तो आपके होठ क्या है, वृत्ताकार रहे। जैसे कि आपका ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं, इनमें हो जाएगा आपका अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। तो ये आपका अवृत्ताकार में हो जाएगा। और वृत्ताकार में ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये हो जाए आपका वृत्ताकार। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो, या फिर कहीं भी कुछ भी कोई पॉइंट समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।